नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। 4 दिन पहले पहलगाम में टूरिस्ट के ऊपर जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने कई सारे ऐसे कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं। उसमें से जो सबसे अहम है वो है इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखना। अबेयंस का मतलब कैंसलेशन नहीं होता है। अबेयंस का मतलब है कि उसको थोड़े दिन के लिए वो सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिक जो इस वक्त हिंदुस्तान में हैं उन्हें 48 घंटे दिए गए वापस जाने के लिए। और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तानी एम्बेसी में उनको भी काफी हद तक वापस बुला लिया गया है। ऐसे ही कुछ कदम पाकिस्तान ने भी उठाए हैं भारत के खिलाफ। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने जो ये की है कि वो अब शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे। 1971 की लड़ाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। ये इसमें काफी सारे प्रावधान थे, प्रिजनर ऑफ वॉर का वापस करना, टेरिटरीज को भी कुछ हद तक एक्सचेंज करना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें ये कहा गया था कि आज से जितने भी मसले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो बाइलेटरल बेसिस पर ही हम लोग सुलझाएंगे। जितने भी कदम अभी तक भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं और मेरे हिसाब से इससे ज्यादा फर्क पाकिस्तान को पड़ने वाला नहीं है। जहां तक ट्रेड की बात थी, पहले से ही दोनों के देशों के बीच में डायरेक्ट ट्रेड बंद था। ट्रेड दुबई होके होता था। वो शायद अभी भी वैसे ही चलता रहेगा। अगर दुबई का रास्ता बंद हुआ तो सेंट्रल एशिया के थ्रू ये ट्रेड ऐसे ही जारी रहेगा। और जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, इस पे मैं एपिसोड फिर किसी दिन करूंगा। लेकिन हम लोगों के पास जो भी पानी है सतलुज, चिनाब और इंडस रिवर का, उसको रोकने का कोई भी हमारे पास फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे हमारे रनिंग वाटर फैसिलिटीज हैं, यानी कि पानी, बहते पानी से हम लोगों ने ये पावर जनरेशन प्लांट्स लगाए हुए हैं। लेकिन पानी नहीं रोका जाता, ना ही इन पर कोई डैम्स हैं। और कई जगह तो इन नदियों का फोर्स इतना ज्यादा है कि डैम्स बन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है, जियोलॉजी कुछ ऐसी है। तो फिलहाल कहने के लिए हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख दिया है। लेकिन पाकिस्तान को ये पानी वैसी उसी तरह मिलता रहेगा। और ये बात हमारी सरकार ने जब सिक्योरिटी मीट में ये पूछा गया था, यही सवाल उठाया गया, तब सरकार की तरफ से भी यही उत्तर आया कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए बोला गया है। हमारे पास पानी रोकने का कोई प्रावधान अभी है नहीं। तो शायद भारत ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में किसी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उधर पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है कि भारत की फ्लाइट्स को अपनी एयर स्पेस के ऊपर जाने से रोक दिया है, इससे एयर इंडिया, इंडिगो वगैरह इन सभी एयरलाइंस को काफी बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और एयर फेयर्स भी हम लोगों के ज्यादा हो जाएंगे जो फ्लाइट्स दिल्ली से वेस्टर्न देशों की तरफ जाती हैं। तो भारत के पास इस वक्त और क्या ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ा सकते हैं? मैं यहाँ पर बीजेपी की ट्रोल आर्मी की भाषा का इस्तेमाल या उनके जो तरीके सुझाए गए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ट्वीट है गिरिराज सिंह का 2013 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो हम लाहौर तक पहुंच गए होते। ये किस बारे में कह रहे हैं वो ज्यादा क्लियर नहीं है और कौन से इंसिडेंट को लेकर ये ट्वीट हुई थी। लेकिन स्वाति चतुर्वेदी ने कल इनसे जरूर पूछा कि क्या आज आप लाहौर पहुंच चुके हैं? जब मैं इस बारे में पढ़ रहा था, थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तब मुझे ये आर्टिकल नजर आया दी यूरेशियन टाइम्स में। ये सुमीत अहलावत ने लिखा है 24 अप्रैल 2025 को। इस आर्टिकल का टाइटल ये है, इंडिया वांट्स इट्स क्राइमिया बैक, विल दिल्ली सीज द स्ट्रेटेजिक रीजन गिफ्टेड टू पाकिस्तान 60 years ago। बात हो रही है द बैटल ऑफ हाजी पीर पास,
1965 की। इस आर्टिकल के टाइटल में क्राइमिया का उदाहरण क्यों दिया गया है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। क्राइमिया लगभग 27,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एक लैंड एरिया है जो उत्तर की तरफ से यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। सोवियत यूनियन के लिए ये इलाका बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि जो ब्लैक सी फ्लीट है यूएसएसआर की, वो इसी इलाके में ऑपरेट करती है। 1954 में क्राइमिया का जितना इलाका है, वो सोवियत यूनियन ने यूक्रेन को दे दिया था। लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व कर दिया गया और यूक्रेन उस समय इंडिपेंडेंट हो गया, तो क्राइमिया का इलाका भी यूक्रेन के पास ही रहा था। और ये बात यूएसएसआर को या रशिया को उसके बाद बिल्कुल भी रास नहीं आई थी। 2014 में बाई फोर्स रशिया ने ये क्राइमिया का एरिया यूक्रेन से जबरदस्ती वापस ले लिया है। इसी तरह का इतिहास कुछ हाजी पीर पास के बारे में भी है। ये इलाका 1947 के बाद ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा था और पाकिस्तान के कब्जे में था। 1965 की लड़ाई के बाद भारत ने हाजी पीर का इलाका जीत लिया था पाकिस्तान से। लेकिन जब ताशकंद समझौता हुआ, जिसे ताशकंद डिक्लेरेशन कहते हैं, जो रशिया द्वारा कराई गया एक समझौता था भारत और पाकिस्तान के बीच में, लाल बहादुर शास्त्री हमारी तरफ से और जनरल अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से इसके सिग्नेटरीज थे। उसके बाद ये तय हुआ कि दोनों आर्मी प्री वॉर कंडीशन पे विड्रॉ कर लेंगी पोजीशन पे, यानी कि लड़ाई से पहले जो इलाके जिसके थे वो वापस कर दिए जाएंगे। और इस तरह से भारत ने एक बार फिर से हाजी पीर का इलाका खो दिया। तो इसी हाजी पीर के इलाके के बारे में सुमीत अहलावत लिखते हैं कि क्या समय आ गया है कि ये इलाका अब भारत पाकिस्तान से वापस छीन ले। हाजी पीर का इलाका भारत चाहे लड़ाई करके ले या ना ले, इस बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। ना मैं ये कह रहा हूं कि हमें लड़ना चाहिए। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की जगह या उसके साथ हम ताशकंद डिक्लेरेशन को भी सस्पेंड कर दें, तो शायद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाएं और उस पर एक बहुत ज्यादा खतरा मंडराने लगेगा। इस इलाके को समझने के लिए मैं थोड़ा-सा जम्मू कश्मीर की आपको ज्योग्राफी एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। ये जो ब्राउन हिस्सा है, ये जम्मू एंड कश्मीर का वो इलाका है जो भारत के कंट्रोल में है इस वक़्त। और जो ग्रीन एरियाज़ हैं, ये वो इलाका है जो पाकिस्तान ने इल्लीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। और यहाँ पे जो शेडेड एरियाज़ है, ये जे-एंड-के का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है। और दाहिने हाथ पर ये इलाका जो ये डॉटेड लाइन दिखाता है, ये चीन के कंट्रोल में है। ये अक्साई चीन का एरिया है। इसी नक्शे को मैं अब थोड़ा ज़ूम करके दिखा रहा हूँ और मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ इस इलाके में। ये इलाका है उरी का। ये भारत का एक शहर है जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये 1972 में एलओसी जो डिफाइन की गई थी, वो दिखाती है। और दूसरी तरफ है पुंछ का शहर, ये भी भारत में है, झेलम नदी के किनारे है। और ये एरिया बिल्कुल एलओसी के ऊपर है ये भी। और बीच में ये हरा सा जो बल्ज का एरिया है, इस ये बोलते हैं हाजी पीर या हाजी पीर पास। एक ज़माने में एक सड़क होती थी पुंछ से जो उड़ी जाया करती थी। ये लगभग डिस्टेंस 75-80 किलोमीटर का है, लेकिन क्योंकि अब ये पीओके का एरिया है, तो इन 2 शहरों के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक रहा नहीं है। जितना भी टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन भारत में होता है एलओसी से, तो ज़्यादातर लोग ये हाजी पीर का जो एरिया है, यहाँ से ही भारत में घुसाए जाते हैं। वो केवल इसलिए कि यहाँ से अगर वो एंट्री लेते हैं, तो श्रीनगर की वैली तक आने में उन्हें बहुत आसानी होती है, क्योंकि वैली बिल्कुल फ्लैट है और वहाँ लोकल पॉपुलेशन में मिक्स वो आराम से हो जाते हैं। आज जब किसी को उरी से पुंछ जाना होता है, तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी मुश्किल है। ये रास्ता श्रीनगर होके आता है,
फिर पुलवामा जाता है और शोपियां, और वहां से फिर ये पुरानी मुगल रोड होते हुए ये पुंछ आता है। ये डिस्टेंस करीब 270 किलोमीटर का है और यहाँ से आने में करीब 8-9 घंटे लग जाते हैं। और क्योंकि मुगल रोड अभी ऑल वेदर रोड नहीं है, इसलिए अगर आप सर्दियों में पुरी से पुंछ जाएंगे तो आपको जम्मू होके जाना पड़ेगा और ये डिस्टेंस है 580 किलोमीटर का। यहाँ से जाने में लगभग 14, 15, 16 घंटे तक लग जाते हैं, ज्यादा भी लग जाते हैं कई बार। तो उरी से पुंछ दो शहर जो बहुत ही नजदीक हैं, लेकिन हमारे पीओ के बीच में आने की वजह से इन दो का डिस्टेंस बहुत बढ़ा हुआ है। और क्योंकि मैं आपको इस इलाके का मैप दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक चीज आप और नोट कर लीजिए कि अगर ये जो टेररिस्ट थे ये पाकिस्तान से आए थे और इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उरी, पुंछ, कुपवाड़ा इस एरिया में, तो यहाँ से उरी से मैंने दिखाया है रास्ता पहलगाम का 192 किलोमीटर है, 5.5 घंटे का समय ये दिखा रहा है। तो जितने भी ये उग्रवादी थे 4-5 लोग, ये ट्रैवल किए हैं हमारे देश के अंदर 200 किलोमीटर अपनी बंदूकें लेके, अपने कार्ट्रिजेस लेके, अपना सारा सामान लेके। किसी व्हीकल के अंदर तो ये बैठे होंगे, कोई इनको ड्राइव कर रहा होगा, कहीं पे इन्होंने खाया पिया भी होगा और ये लोग आके ये टेररिस्ट पहलगाम में इन्होंने गोलियां चलाई और उसके बाद ये गायब भी हो गए हैं। यानी कि लगभग इतना ही डिस्टेंस इन्होंने तय किया है। अगर ये आगे नहीं मिलते हैं, मेरे को पता नहीं है ये कहाँ है, अगर ये नहीं मिलते हैं हिंदुस्तान में, तो लगभग इतना ही डिस्टेंस इन्होंने वापस भी तय किया है या किसी ने कराया है और ये बॉर्डर पार करके फरार हो चुके हैं। तो जैसा मैंने कहा, हाजी पीर का इलाका उड़ी और पुंछ दो शहरों के बीच का है। 1965 के युद्ध में हम लोगों ने ये पूरा इलाका पाकिस्तान से कैप्चर कर लिया था और जब हमने ये इलाका ले लिया था पाकिस्तान से अक्टूबर 1965 में, उसके बाद यहाँ पे 2-3 महीने तक हम लोगों ने पुंछ से उरी की बसेस भी चलाई थी। वहाँ के लोगों को बहुत ही सहूलियत हो गई थी और ये स्ट्रैटेजिकली ये हाइट पर था, जिससे हम बाकी पीओके के इलाके वहां से देख सकते थे और कंट्रोल कर सकते थे। हाजी पीर पास को कैप्चर करना 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना के लिए क्राउनिंग ग्लोरी था। हाजी पीर पास पर कब्जा करने का काम 19 इन्फेंट्री डिवीजन को सौंपा गया, जिसका नेतृत्व मेजर जनरल एस कलां कर रहे थे, और 68 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कोर रिजर्व को, जिसका नेतृत्व ब्रिगेडियर Z.C. बख्शी उस समय कर रहे थे। 1965 की लड़ाई इन इलाकों में हुई थी जिनकी हाइट उस समय 10 से 12,000 फीट से ज्यादा थी। ये इलाके थे बिदौरी के, सांख के और लेड वाली गली के। 21 अगस्त को ब्रिगेडियर बख्शी ने अपने अधिकारियों को बताया, जेंटलमैन, 1947 में हम शिकायत करते आ रहे थे कि सरकार हमें हमला करने या आक्रामक होने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन इस बार हमें किसी भी कीमत पर हाजी पीर पर कब्जा करने के लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। जब भी मैं किसी कीमत पर कहता हूं, तो एक नागरिक का मतलब 100% हताहत हो सकता है, लेकिन मैं एक पैदल सैनिक के रूप में कहता हूं कि जब आपके 40% हताहत हो जाएं, तभी आप मेरे पास वापस आएं, अन्यथा अपने घर वापस चले जाएं। मेजर रंजीत सिंह दयाल को ये काम सौंपते हुए ब्रिगेडियर बख्शी ने कहा, अगर आप हाजीपीर जीतते हैं तो आप हीरो बन जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं जीतते हैं तो मुझे एक तरफा फैसला लेने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेजर रंजीत सिंह दयाल ने 27 अगस्त को की पूरी रात भरी बारिश में पैदल यात्रा की और 28 अगस्त को भारी बाधाओं और फायरिंग के बावजूद हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने दोबारा से यहां कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उन हमलों को नाकाम कर दिया। हाजी पीर पर कब्जा करने के लिए
मेजर रंजीत सिंह दयाल और ब्रिगेडियर बख्शी दोनों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हाजी पीर पास को कैप्चर करने में कितने हमारे सोल्जर्स हताहत हुए, ये फिगर एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन 1965 की लड़ाई में 2862 हमारे सोल्जर्स मारे गए थे और 8617 घायल हुए थे। अगर आप उन दिनों के किसी भी आर्मी अफसर से आज बात करेंगे, तो सभी का ऐसा मानना है कि हाजी पीर पाकिस्तान को वापस करना हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी और इसीलिए अब ये बात उठने लगी है कि शायद समय आ गया है कि हम अब हाजी पीर पाकिस्तान से वापस ले लें। अगर हम इस बारे में बात भी छेड़ देंगे, तो मेरा ऐसा मानना है पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होने लगेगी। प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।